मैं श्रीमती सरोज तिवारी, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, सरस्वती पांडे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज भीमताल। मेरा पावर पॉइंट प्रोजेक्ट जो है वो जन संघर्ष और आंदोलन पे है, और मैं इसके बारे में आज थोड़ी एक संक्षिप्त जानकारी पीपीटी के माध्यम से देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो इसके परिचय के बारे में बता दूं। लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है, सरकार के अलग अलग अंग और उसके विभिन्न सामाजिक समूह सत्ता में कैसे भागीदारी करते हैं, सत्ताधारी स्वतंत्र और दबाव से मुक्त नहीं रह सकते हैं, इसलिए इनके पास सत्ता होती है, उन्हें परस्पर विरोधी मांगों और दबावों में संतुलन बैठाना पड़ता है। क्योंकि जिसके पास सत्ता होती है उसे सबकी मांगों को भी सुनना पड़ता है और बातों को भी मानना पड़ता है। यहाँ हम जन संघर्ष आंदोलनों की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम नेपाल के बारे में चर्चा करेंगे। नेपाल में लोकतंत्र के लिए आंदोलन। नेपाल जो है वो अतीत में एक हिंदू राज्य था और यहाँ पर कई सालों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा है। राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इस संक्रमण को राजा वीरेंद्र ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली, लेकिन सन 2005 की फरवरी में राजा वीरेंद्र के बाद जब राजा ज्ञानेंद्र आए तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को हटाकर जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। लेकिन लोकतंत्र के लिए अप्रैल 2006 में फिर से आंदोलन खड़ा हो गया और वहां माओवादी तथा अन्य संगठन चाहते थे कि सर्वदलीय सरकार बने और एक नई संविधान सभा का गठन हो। तो ये तो माओवादी चाहते थे और अन्य संगठन के लोग चाहते थे, लेकिन राजा नहीं चाहते थे। 24 अप्रैल 2006 में माओवादियों ने सरकार को अंतिम अल्टीमेटम का दिन दिया और उन्होंने कहा कि उस समय तक राजा को अपनी बात किसी भी तरह से मनमानी है। फिर 2008 में राजतंत्र नेपाल में खत्म हुआ और नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य फिर से बनाया गया उसे, और उसके बाद नेपाल में फिर से 2015 में नए सिरे से संविधान बना करके उसे अपनाया गया। नेपाल के लोग राजनीतिक दल और एक रैली में लोकतंत्र की बहाली की मांग करते हुए दिखाए गए हैं कि किस तरह से नेपाल के लोग चाहते थे कि राजा की जगह जैसे दुनिया के अन्य देशों में लोकतंत्र स्थापित है वैसे ही यहाँ पर भी लोकतंत्र हो। इसी तरह से बोलीविया भी है जो जहाँ पर जल युद्ध हुआ था, और किसी भी देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन संघर्ष खत्म नहीं हो जाता है। मतलब अगर लोकतंत्र किसी देश में स्थापित हो भी गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर अब कोई भी संघर्ष नहीं होगा या किसी चीज के लिए संघर्ष नहीं होगा। इसी तरह बोलीविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष चलाया। बोलीविया जो है वो लैटिन अमेरिका का एक छोटा सा गरीब देश है। यहाँ पर विश्व बैंक ने सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला, क्योंकि नगर पालिका पर जो है उसने अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा था और इसीलिए जो है लोग चाहते थे कि उस पर नगर पालिका का नियंत्रण हट जाए और जिस तरह से लोग जो है पहले जल के बारे में या जल इस्तेमाल करते थे वैसे ही हो। यहाँ सरकार ने
कोचबंबा शहर में जलापूर्ति के अधिकार को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के हाथ बेच दिए थे। और इसीलिए जो है ये सब कुछ हो रहा था, क्योंकि नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए इसलिए दबाव डाला गया, क्योंकि वो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो थी उसने किया था कि पानी के दाम जो है, कीमत जो है उसमें 4 गुना वृद्धि कर दी थी। युद्ध चलता रहा और इससे जन संघर्ष भी भड़का। 2002 के अप्रैल में पानी को लेकर एक और हड़ताल भी हुई। तो यहाँ सरकार ने लोग इस हड़ताल को रोकने के लिए मार्शल लॉ लागू कर दिया, लेकिन जनता की ताकत के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़ के भागना पड़ा और सरकार को आंदोलनकारियों की मांगे माननी पड़ी। बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया करार फिर रद्द कर दिया गया और जलापूर्ति दोबारा नगर पालिका को सौंप दी गई और नगर पालिका को सौंप कर पुरानी ढर्रे या पुरानी जो दरें थी कह लीजिए, वो फिर से कायम कर दी गई। इस आंदोलन को बोलीविया के जल युद्ध के नाम से भी जाना गया। बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन एक फेडेकर नामक संगठन ने किया था। लोकतंत्र और जनसंघर्ष, ऐसे माध्यमों में राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह शामिल होते हैं। ऐसे संघर्ष और इनको आधार मानकर राजनीतिक संगठन जो होते हैं, यह बात सच है कि ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतः स्फूर्त होने का भाव भी कहीं न कहीं जरूर मौजूद होता है, लेकिन जनता की जो स्वतः स्फूर्त सार्वजनिक भागीदारी होती है वो संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती है, क्योंकि जब तक राजनीति संगठित नहीं होगी तब तक कोई भी आंदोलन जो है वो कारगर नहीं हो सकता है। लोकतंत्र स्थापित करने के लिए नेपाल और बोलीविया में जनता ने काफी संघर्ष किया। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है और यह संभव है कि कभी-कभी इस संघर्ष का समाधान मौजूदा संस्थाओं जैसे संसद, न्यायपालिका, इसके जरिए भी हो सकता है। लेकिन जब विवाद ज्यादा गहरा हो जाता है तो यह संस्थाएं स्वयं उस विवाद का हिस्सा बन जाती हैं। पहले तो कोई भी विवाद होता है तो लोग उसे संगठन के जरिए उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उसमें राजनीतिक दल शामिल हो जाते हैं या राजनीतिक पार्टी कोई शामिल हो जाती है तो जो है वो उसका उस विवाद का हिस्सा बन जाती है। ऐसे में समाधान इन संस्थाओं के जरिए नहीं बल्कि उनके बाहर यानी जनता के माध्यम से होता है। तो राजनीतिक दल जो है अपने बातों को मनवाने के लिए जनता का सहारा अक्सर लेते हैं। संघर्ष के अन्य लोकतंत्र में जो है बोलीविया या नेपाल का ही केवल संघर्ष नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में अन्य ऐसे कई और जन संघर्ष हैं जिसके बारे में अभी हम और थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लोकतंत्र में जन संघर्ष और आंदोलन के क्रम में कई और आंदोलन भी हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन, किसान आंदोलन और पर्यावरण आंदोलन। इन आंदोलनों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी संक्षिप्त चर्चाएं करेंगे कि आखिर ये भी आंदोलन जो थे वो किस तरह के आंदोलन थे। सबसे पहले हम नर्मदा बचाओ आंदोलन की चर्चा करेंगे। नर्मदा घाटी में विकास परियोजना के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाली
नदी और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े, 135 मझोले और 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इस ओर ध्यान दिलाया कि इन परियोजनाओं का लोगों के पुनर्वास, आजीविका, संस्कृति तथा पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है। तो जिसका प्रभाव गलत पड़ रहा हो लोगों के जीवन पे, संस्कृति पे, पर्यावरण पे, तो लोग जाहिर सी बात है उस चीज को लेकर के आंदोलन करना शुरू करेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी परियोजनाओं का निर्माण प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी होनी चाहिए और जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उनका प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। मतलब जो स्थानीय लोग वहां रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, अगर इस तरह की सरकार कोई परियोजना बनाती है तो उनकी भी इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भागीदारी होनी चाहिए। राज्य में इसका सबसे पहले तीव्र विरोध हुआ। सरकार और न्यायपालिका ने यह स्वीकार किया कि लोगों को पुनर्वास पहले मिलना चाहिए, उसके बाद परियोजना शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो बेघर हो रहे थे। इस आंदोलन को चलाने में मेघा पाटेकर, बाबा आमटे और सुंदरलाल बहुगुणा भी शामिल थे, जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। इन लोगों की मांग यह थी कि बांध परियोजनाओं के पूर्ण होने पर कई लाख लोग बेघर हो जाएंगे, इसलिए सरकार पहले इनके पुनर्वास की व्यवस्था करे, उसके बाद से फिर बांध का काम शुरू करे। प्रस्तावित बांध के निर्माण से संबंधित राज्यों के 245 गांव डूब के क्षेत्र में आ रहे थे। डूब के क्षेत्र में मतलब डूब जाते। इसमें गांव के करीब 2.5 लाख लोगों के पुनर्वास का मुद्दा सबसे पहले था और ये मुद्दा सबसे पहले जो है वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उठाया कि जो लोग उस जगह पे रह रहे हैं उनको सुरक्षित दूसरी जगह बसाया जाए और उसके बाद से ये परियोजना शुरू की जाए। सरकार द्वारा 2003 में स्वीकृत पुनर्वास नीति को नर्मदा बचाओ जैसे सामाजिक आंदोलन की उपलब्धि के रूप में देखा गया। तो न्यायपालिका और सरकार ने दोनों ये माना था कि पुनर्वास सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद से फिर परियोजना। तो 2003 में जो है सरकार ने पुनर्वास नीति को माना और ये कहा कि ये एक सामाजिक आंदोलन है कि वहाँ के रहने वाले लोगों को सबसे पहले दूसरी जगह सुरक्षित बसाया जाए, उसके बाद से नर्मदा बचाओ परियोजना शुरू की जाए। उसके बाद इसी क्रम में आता है शराब विरोधी आंदोलन। शराब विरोधी आंदोलन को हम महिला आंदोलन के रूप में भी जानते हैं और कहा भी जाता है, क्योंकि यह आंदोलन आंध्र प्रदेश में महिलाओं का एक आंदोलन था। वहां पर महिलाएं शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग कर रही थी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एक गांव है दुबरगंटा, जिसमें महिलाओं ने पहले प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम शुरू हुआ था सन 1990 में। अब तो खैर ये बंद हो चुका है। तो उस समय 1990 में जो है महिलाओं ने क्या किया कि वहाँ पे अपना पंजीकरण कराया और ये प्रौढ़ शिक्षा जो है घरेलू महिलाओं के लिए खासकर शुरू की गई थी, जिसमें जो महिलाएं स्कूल नहीं गई थी या स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं कर पाई, तो वो जो है प्रौढ़ शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से जो है पंजी करा करके वहाँ पर जा करके पढ़ सकती थी। तो बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपना उस प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में पंजीकरण कराया। कक्षाओं में महिलाएं जो हैं घर के पुरुषों द्वारा देसी शराब, साड़ी आदि पीने की शिकायतें करती थी। मतलब हर महिला जो है अपने घर के पुरुष की शिकायत करती थी, खास कर किसके लिए, साड़ी के लिए और शराब के लिए। शराब की लत के कारण ग्रामीण जो है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे थे।
तो और इसका असर जो है महिलाओं के जीवन और उनके परिवार पर भी पड़ रहा था। परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा था, अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही थी और महिलाएं भी लगातार घरेलू हिंसा का शिकार हो रही थी। महिलाओं ने हिंसा से छुटकारा पाने के लिए शराब विरोधी आंदोलन की शुरुआत की और 90 के दशक में यह आंदोलन सामाजिक मुद्दे जैसे घरेलू हिंसा, दहेज, यौन शोषण इन सब से जुड़ता चला गया और धीरे धीरे करके ये इतना बड़ा हो गया कि इसमें जो है शराब ही नहीं बल्कि जितनी भी और शोषण संबंधी बातें थी वो सब इस क्षेत्र में जुड़ती चली गई और इनका अभियान और भी ज्यादा व्यापक हो गया। इसके बाद देखा गया कि महिलाओं ने शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए उसकी नीलामी को रोकने के लिए भी सरकार से बार बार वो निवेदन करती रही। अब आता है सूचना के अधिकार का आंदोलन। सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत 1990 में हुई थी और इसका नेतृत्व मजदूर किसान शक्ति संगठन ने राजस्थान में काम कर रहे इस संगठन ने सरकार के सामने यह मांग रखी कि अकाल राहत कार्य और मजदूरों को दी जाने वाली पगार के रिकॉर्ड का खुलासा किया जाए, क्योंकि जो इसके माध्यम से सरकार के द्वारा जो है राहत कार्य मजदूरों को दी जाती थी वो दिखाया कुछ और जा रहा था और दिया कुछ और जा रहा था। यह मांग राजस्थान के एक पिछड़े इलाके भीम तहसील में सबसे पहले उठाई गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपने वेतन और भुगतान के बिल उपलब्ध कराने को कहा, क्योंकि वहां सभी कामों में सरकारी अफसरों द्वारा हेराफेरी की जा रही थी। ये बात इसीलिए शुरू हुई कि जो राहत कार्य उन्हें सामग्री दी जा रही थी मजदूरों को या जो पगार दिए जा रहे थे उसमें रिकॉर्ड में और लोगों के हाथ में इन दोनों में काफी अंतर था। 1994 और उसके बाद 1996 में मजदूर शक्ति संगठन ने जन सुनवाई का आयोजन किया। उसके बाद 1996 में इस संगठन ने दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया। उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, प्रेस काउंसिल और शौर्य समिति ने सूचना के अधिकार का एक मसौदा तैयार किया। मतलब जब ज्यादा इसमें जो है तनाव बढ़ने लग गया था तो इन लोगों ने एक इसकी रूपरेखा तैयार की, एक मसौदा तैयार किया। फिर 2005 में सूचना की स्वतंत्रता नाम का एक विधेयक पारित हुआ और यह अधिनियम कमजोर होने के कारण अमल में नहीं लाया गया। मतलब लोगों ने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि अगर इस तरह की अधिकार बनते हैं तो हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से या एक के लीजिए हर ऑफिस से हर कार्यालय से कोई ना कोई सूचना लोग मांगने लगते, तो इस पर ज्यादा उस समय जोर नहीं दिया गया और ना ही इसको अमल में लाया गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2004 में इस विधेयक को सदन में फिर से रखा गया और जून 2005 में विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी और उसके बाद सूचना अधिकार अधिनियम पारित हो गया। फिर आता है किसान आंदोलन, जो वर्तमान समय में भी चल ही रहा है। अभी 1980 के दशक में सबसे ज्यादा सफल आंदोलन था। किसान अपनी मांगों के समर्थन में इकट्ठा हुए और भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं की सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने, कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर पाबंदी हटाने, उचित दर पर बिजली आपूर्ति करने, किसानों ने बकाया कर्ज माफ करने और किसानों के लिए
पेंशन का प्रावधान भी किया गया। मतलब ये सारी चीजें जो थी, जैसे कि दूसरे राज्य में सामान जो भेजा जाए या फिर गन्ने या गेहूं जो भेजे जाए उस पर पाबंदी जो थी वो हटा ली जाए, और बिजली जो है उनको कम दर पे दी जाए, और फिर इनके जो कर्ज थे किसानों के वो माफ कर दिए जाए। और इसके अलावा जो है इन्हें पेंशन के लिए प्रावधान इनके लिए रखा जाए, ताकि अगर किसान नहीं कुछ कर पाते हैं तो इनको पेंशन के सहारे इनका काम चलता रहे। '98 के जनवरी में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में लगभग 20,000 किसान जमा हुए और वहीं पर ये धरने पर बैठे। और जो धरने पर बैठे थे वो सब भारतीय किसान यूनियन के सदस्य थे। यह उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का एक संगठन था। यह 80 के दशक के किसान आंदोलन में अग्रणी संगठनों में से एक था। इस संगठन ने अपने आप को राजनीतिक दलों से अलग रखा और सरकार से अपनी मांग स्वयं करते रहे। मतलब किसानों का एक अलग यूनियन था, एक अलग संगठन था जो आज भी है, और जिसकी ये मांग कर रहे थे। इन लोगों ने राजनीतिक दलों से अपने आप को अलग रखा, वो भी मात्र इसलिए कि राजनीतिक दल जब किसी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं तो फिर उसका सारा क्रेडिट वो खुद ले जाते हैं। इसलिए किसानों ने अपने इस आंदोलन को राजनीतिक दलों से दूर ही रखा। इसी क्रम में अब आता है महिला आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अनेक महिलाओं ने राजनीतिक क्षेत्र में भी भूमिका निभाई। महिलाओं की मांग थी कि वे लिंग के आधार पर भेदभाव करना बंद करें, दहेज मांगने वालों को कड़ा दंड दें, जिससे वे सुरक्षित और मर्यादित जीवन यापन कर सकें। महिला आंदोलन की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण सफलता पंचायतों में महिला आरक्षण के रूप में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना जरूरी था। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हों, और इस संबंध में 1973 में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की गई और इनके लिए स्थान भी आरक्षण किया गया। महिला आंदोलनों में कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू और सरोजिनी नायडू ने विशेष भूमिका निभाई। और ये महिला आंदोलन जो है इसमें ये देखा गया कि काफी कुछ भूमिका जो है और भी महिलाओं ने निभाई। इसीलिए 1973 में जो स्थानीय निकाय में संशोधन हुए थे वो खास करके महिलाओं के लिए ही हुए थे। थैंक यू।